बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक एक्सरेज एंड एटॉमिक नंबर। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरेज डिस्कवर की थी रॉन्टेजन ने 1897 में, इसीलिए इन्हें रॉन्टेजन रेडिएशंस भी कहा जाता है। एक्सरेज में ये जो लेटर एक्स है ये क्या शो करता है? चले, रेज का तो मतलब ये है ना कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है बेसिकली, लेकिन एक्स का क्या मतलब है? एक्स का मतलब होता है अननोन। रॉन्टेजन ने जब ये रेडिएशंस डिस्कवर की तो ये बिल्कुल एक नई रेडिएशंस थी उसके लिए, तो उसने उन्हें एक्स यानी अननोन रेडिएशंस का नाम दिया। आपने अक्सर ये देखा होगा कि फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप उसमें जो अननोन चीज़ होती है उसको एक्स सपोज कर लेते हैं। इसी तरह रॉन्टेजन ने भी इन रेडिएशंस को एक्स सपोज करके एक्स रेज उनको नाम दिया, यानी ये अननोन रेडिएशंस है। लेकिन अब तो खैर इन रेडिएशंस के बारे में काफ़ी स्टडी हो चुकी है और आजकल उनको प्रैक्टिकली मेडिकल साइंसेज में काफ़ी यूज़ किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एक्स रेज बेसिकली हाई पेनिट्रेशन पावर वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिनकी एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ज़्यादा और गैमा रेडिएशन से कम होती है। यानी जब आप स्पेक्ट्रम देखते हैं तो ये अल्ट्रावायलेट और गैमा रेज के दरमियान में ये रीजन एक्स रेज का एग्जिस्ट करता है। इनकी जो वेवलेंथ है वो 10 पिकोमीटर से 10 नैनोमीटर तक होती है। फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻16 हर्ट्ज से 3 × 10⁻19 हर्ट्ज और एनर्जी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 124 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं? प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज कैसे होती है? डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक्सरे ट्यूब है जिसको वैक्यूम पंप से भी अटैच किया होता है ताकि हम अपनी मर्जी से इसमें प्रेशर एडजस्ट कर सकें। आमतौर पे लो प्रेशर ही एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद एक ये प्लेट है जो बैटरी के नेगेटिव एंड से अटैच होती है, इसको कैथोड कहा जाता है, और एक दूसरी प्लेट है जो पॉजिटिव एंड से अटैच होती है, इसको एनोड कहा जाता है। एक कनकेव सरफेस यूज की जाती है ताकि जो कैथोड से जो कैथोड रेज प्रोड्यूस हों, जो कि बेसिकली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, इनको एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज किया जा सके। और ये एंटी कैथोड इसे कहते हैं, या ये टारगेट मटेरियल है जिसके साथ कैथोड रेज आके हिट करती हैं और फिर यहां से एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। बेसिकली हाई एनर्जी कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स को जो कि कैथोड से प्रोड्यूस होते हैं, कनकेव सरफेस इनको सिंगल पॉइंट पे लाके हिट करवाती है टारगेट मटेरियल से। और जब ये कैथोड रेज टारगेट मटेरियल पे आके सिंगल पॉइंट पे हिट करते हैं तो इस यहां से क्या प्रोड्यूस होती हैं? एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। अब टारगेट मटेरियल के साथ जब आके कैथोड रेज हिट करती हैं तो एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? बेसिकली जो प्रिंसिपल है एक्सरे प्रोडक्शन का वो इनर शेल ट्रांजिशन मैकेनिज्म है। क्या मतलब है इसका? सपोज करें कि ये टारगेट मटेरियल का एक एटम है आपके सामने, इसमें ये फर्स्ट शेल के है, ये सेकंड एल और ये एम। जब कैथोड रे आके टारगेट मटेरियल के एटम के साथ टकराती हैं तो ये हाई एनर्जी कैथोड रेज होती हैं। ये इनर शेल में से, आमतौर पे के शेल में से या एल शेल में से या एम शेल में से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करती हैं। सपोज करें कि अगर के शेल में से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है तो जाहिर सी बात है इस के शेल में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है इलेक्ट्रॉन के लिए, और उस वैकेंसी को फिल करने के लिए फिर हायर शेल्स में से, एल शेल से, एम शेल से, एन शेल से इलेक्ट्रॉन के शेल में गिरते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एल शेल से के में आएगा या एम से के में आएगा या एन से के में आएगा, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो नॉकड आउट इलेक्ट्रॉन की वजह से हुई है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी शेल से लो एनर्जी शेल की तरफ आएगा तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, और ये जो एनर्जी रिलीज होगी इसको हम लोग क्या नाम देंगे? दैट इज कॉल्ड एज द एक्स रेज। डियर स्टूडेंट्स, एक्स रेज बेसिकली टारगेट मटेरियल में प्रोड्यूस होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनर शेल में से नॉकआउट हो जाते हैं और उनकी वैकेंसीज को फिल करने के लिए जब हायर शेल्स में से इलेक्ट्रॉन लोअर शेल में आते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, और वही एक्स रेज है। और ये एक्स रेज हर डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती हैं। इनकी बहुत सारी एक रेंज होती है पूरी वेवलेंथ की, जैसे कि आपके सामने ये लिखा भी हुआ है, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की एक पूरी रेंज होती है और ये हर डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन ये जो एक रेंज है एक्स रेज की वेवलेंथ की, ये हर वेवलेंथ हमारे लिए यूजफुल नहीं होती, बल्कि हमें उनमें से उन वेवलेंथ्स को अलहदा करना होता है जो हमारे लिए यूजफुल होती हैं। और उन वेवलेंथ्स को अलहदा करने के लिए हम एक्स रेज को एक प्लेटिनम प्लेट में एक स्लिट बेसिकली एक वर्टिकल सुराख ही होता है, ये जिस तरह रूम जो होता है उसका दरवाज़ा जो है वो भी एक स्लिट की टाइप है,
उसमें से पास करवाते हैं, फिर एल्यूमिनियम विंडो में से पास करवाते हैं। इन दोनों का मकसद ये होता है कि हम एक्सरेज की उन वेवलेंथ्स को अलहदा कर लें जो हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, और फिर हम उन वेवलेंथ्स को गिराते हैं किसके ऊपर, K4FeCN6 पोटाशियम हेक्सासियानो अफिरेट 2 जो होता है, इसके बेसिकली हम क्रिस्टल्स के ऊपर एक्सरेज को गिराते हैं। ये क्रिस्टल्स क्या करती हैं, ये एक्सरेज को डायफ्रैक्ट करती हैं, और वो जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है वो एक फोटोग्राफिक प्लेट पे रिकॉर्ड हो जाता है। और जो फोटोग्राफिक प्लेट पे जब वो रिकॉर्ड होता है तो हम कहते हैं ये लाइन स्पेक्ट्रम बन गया एक्सरेज का, जिसमें मुख्तलिफ सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स है। मसलन के सीरीज है, एल सीरीज है, एम सीरीज है। बड़ा सिंपल है, के सीरीज कब बनेगी, जब के में से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा और उसको फिल किया जाएगा, उस वैकेंसी को उस इलेक्ट्रॉन से जो हायर शेल से के शेल में आएगा। एल सीरीज कब बनेगी, जब एल में से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा। एम सीरीज कब बनेगी, जब एम में से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा। और ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज होती हैं, लाइन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है, इनमें आगे फर्दर लाइंस होती हैं, के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा, एल बीटा, एम अल्फा, एम बीटा। अब ये के अल्फा कैसे बनती है, जब के में से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा तो इसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन एल शेल में से के शेल में आएगा। तो जब ये एल शेल से के शेल में आएगा तो अब ये के अल्फा लाइन बनेगी। और जब एम शेल से के शेल में आएगा, एम से के में, तो अब के बीटा लाइन बनेगी। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन एल शेल में से नॉकआउट हुआ है तो अगर एम से एल में आता है तो एल अल्फा, और अगर एन यानी चौथे शेल से एल में आता है तो फिर एल बीटा सीरीज बनती है, लाइंस बनती हैं। और इसी तरह ये सारी एम अल्फा और एम बीटा लाइन भी बनती हैं। अब ये जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज है ये चेंज हो जाता है अगर आप टारगेट मटेरियल चेंज कर दें। इस एक्सरे ट्यूब में टारगेट मटेरियल को चेंज कर दिया जाए तो एक्सरेज की नेचर, उनकी एनर्जी, उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी हर टारगेट मटेरियल जो होता है वो अपनी खास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस करता है। उन्हें हम लोग उसी टारगेट मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहते हैं। और जो एनर्जी की एक्सरेज एक टारगेट मटेरियल प्रोड्यूस करता है उसी एनर्जी की एक्सरेज दूसरा कोई टारगेट मटेरियल प्रोड्यूस नहीं करता। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि हर टारगेट मटेरियल के जो एटम्स होते हैं उनकी शेल्स की अपनी स्पेसिफिक एनर्जी होती है और शेल्स के दरमियान एनर्जी का गैप भी स्पेसिफिक होता है। मोसले ने बहुत ज्यादा कंप्रीहेंसिवली एक्सरेज को स्टडी किया विच वर प्रोड्यूस बाय द डिफरेंट टारगेट मटेरियल्स, और मोजले ने तकरीबन 38 डिफरेंट एलिमेंट्स को टारगेट मटेरियल के तौर पे यूज़ किया। उनसे जो एक्सरेज बनती थी उनको स्टडी किया, एक्सरे स्पेक्ट्रम्स को स्टडी किया, और फिर उसने कुछ कंक्लूजन्स दिए जो कि मोजले लॉ की फॉर्म में हमारे सामने आए। मोजले ने जो 38 एलिमेंट्स डिफरेंट स्टडी किए उसमें जो एक्सरेज की रेंज स्टडी की वो 0.04 से 8 एंगस्ट्रॉम तक थी। और मोजले ने कुछ कंक्लूजन्स दिए जिनमें से मेन ये था कि जो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली वेरी करती है विद द एटॉमिक नंबर। आप चाहे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ले लें, और अगर इसको स्क्वायर रूट खत्म करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। यानी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरेज प्रोड्यूस बाय टारगेट मटेरियल दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट टारगेट मटेरियल। तो जितना टारगेट मटेरियल हैवी होता जाएगा उतनी ज्यादा पावरफुल एक्सरेज हैं वो प्रोड्यूस होती जाएंगी। अब होता यह है कि यहाँ पे ए और बी दोनों कांस्टेंट्स हैं, ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और बी स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। ये क्या होते हैं इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना बताता चलूं कि बी की वैल्यू हर लाइन के लिए चेंज होती रहती है। के अल्फा के लिए कुछ और है, के बीटा के लिए कुछ और है। अब जब ग्राफ बनाया गया z और स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के दरमियान तो स्ट्रेट लाइन आया जिसने ये शो किया कि इनके दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन होता है बेसिकली। और इस मोजले लॉ की इंपॉर्टेंस ये है कि इसके जरिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को इंप्रूव किया गया। असल में मोजले से पहले एटॉमिक नंबर को सिर्फ इतना सा इंपॉर्टेंट समझा जाता था कि इसकी मदद से हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की पोजीशन डिफाइन करते हैं बस। लेकिन मोजले लॉ के बाद ये पता चला कि एक्चुअली एटॉमिक नंबर सिर्फ पोजिशनिंग नंबर नहीं है पीरियोडिक टेबल में, बल्कि ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है किसी भी एलिमेंट की। और फिर मोजले ने पोटाशियम, आर्गॉन, निकल और कोबाल्ट इनको रीअरेंज किया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। एटॉमिक नंबर ऑफ रेयर अर्थ यानी लेंथेनाइड्स के एटॉमिक नंबर्स मालूम किए, उन लेंथेनाइड्स को टारगेट मटेरियल पे यूज करवा के और उनसे एक्सरेज को स्टडी करके। और कुछ नए एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 43 वाला, प्रोमेथियम 59 वाला, रोडियम 45 वाला ये डिस्कवर भी किए। तो मोजले लॉ के बाद एटॉमिक नंबर को पोजीशनिंग नंबर की बजाय मेन
पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एलिमेंट्स माना गया, और उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को इम्प्रूव करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ आया गया। एक्सरेज आजकल, उस वक्त तो एक्स अननोन रेडिएशंस थी, आजकल इनको आप जानते हैं कि हम एक्सरेज इमेजिंग में यूज़ करते हैं। एक्सरेज इमेजिंग क्या होती है बेसिकली, जिसमें हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के इमेज बनाते हैं, और ख़ास तौर पे स्टडी ऑफ द फ्रैक्चर्ड बोन्स में ये बहुत हेल्प करता है हमारी। और दूसरे नंबर पे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, आजकल एक मॉडर्न टेक्निक यूज़ हो रही है एक्सरेज क्रिस्टलोग्राफी, जिसमें हम क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर को जो है वो डिफाइन करते हैं। इवन के स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स भी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के ज़रिए ही स्टडी हुआ था। बेसिकली जिस सब्सटेंस का स्ट्रक्चर स्टडी करना होता है उसकी क्रिस्टल्स तैयार की जाती हैं और उन पे फिर एक्सरेज को थ्रो करवाया जाता है, और उनसे जो एक्सरेज डायफ्रैक्ट होती हैं वो डायफ्रैक्शन पैटर्न रिकॉर्ड करके उसकी स्टडी करके फिर क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर हमें पता चलता है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स टॉपिक था एक्सरेज एंड एटॉमिक नंबर वाला। इसमें हमने जस्ट इनिशियल लेवल पे जो ज़रूरी बातें आपको पता होनी चाहिए सिर्फ वो हमने डिस्कस की हैं। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।